बिज़नेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका दो सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो एक एंटिटी होती है जो कि प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। ये दो तरह की होती हैं, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का मतलब क्या है? जो कंट्रोल बाय द मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। ये पार्शियल भी हो सकती हैं, पूरे। इनका मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर। क्या होगा? सोशल वेलफेयर। जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए, रेलवे है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, ये ज़्यादातर सोशल वेलफेयर पे फोकस करते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं? कंट्रोल बाय मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा क्या हो सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, जिसमें आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो ये सारा इसमें आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे हम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, सोल का मतलब एक, मतलब कोई एक पर्सन चला रहा होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है सिंगल इंडिविजुअल मैनेज एंड कंट्रोल। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगी? जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल होगा जो कंट्रोल करेगा बिजनेस को, और वो सारा मतलब ही बियर लॉसेस, वो लॉस भी उसी का है, प्रॉफिट भी उसी का। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ये क्या है? सिंगल ओनर। क्या है ये? सिंगल ओनर। तो बिजनेस को रन बाय द सिंगल ओनर, और कंट्रोल भी किसका होगा? सिंगल ओनर का। ईजी फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप सीधा जीएसटी नंबर लीजिए और कभी भी चालू कर दीजिए। जैसे कि आपके आसपास जितने जनरल स्टोर्स दिखते होंगे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज इन द सेंस कि बिजनेस अगर फेल हो गया, बिजनेस अगर रीपे नहीं कर पा रहा अपने लोन और डेप्ट को, तो ये पर्सनल जो भी पर्सन होगा ना, जैसे एक्स है, इसका नाम रख लो राम है, तो राम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो भाई बिज़नेस के लॉस को भी कंपनसेट करेगी। मतलब सपोज़ करो राम के नाम पे अगर 100 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है, तो 200 गज का प्लॉट भी कौन सफ़र करेगा? उसका अगर लोन बिज़नेस का रीपे नहीं हो रहा तो 200 गज के प्लॉट से भी कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलो रिस्क बियरिंग, और ठीक है, ये सोलो रिस्क बियरिंग है क्योंकि इंडिविजुअल रन कर रहा है, सारा पैसा खुद ही ने लगाया है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, मैनेज भी खुद ही कर रहा है, कंट्रोल भी खुद ही कर रहा है। तो लॉस होगा या प्रॉफिट, वो भी किसका होगा? इस पर्सन का, इंडिविजुअल का। नेक्स्ट आपके पास आता है फुल ग्रोथ, फुल कंट्रोल। अब देखो एक ही पर्सन चला रहा है तो एक ही पर्सन का क्या होगा? पूरा कंट्रोल होगा। क्या होगा? पूरा कंट्रोल होगा। इंडिविजुअल क्या होगा? इसी के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी की आपकी यहाँ पे क्या होगी? सेपरेट होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका अलग है, ठीक है, और फर्म आपकी अलग है। तो ओनर और यहाँ पे आपकी कंपनी अलग जानी जाएगी और आप अलग होंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये थे फीचर्स इसके। क्या थे? फीचर्स, जिसमें सिंगल ओनरशिप, एक को ही ओनरशिप मिलती है, ठीक है। इजी फॉर्मेशन है, जीएसटी आराम से लिया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर उसका डेप्ट या उसका उधार रीपे नहीं हो पा रहा तो उसके पर्सनल ग्रोथ से रीपे होगा। सोलो रिस्क बियरिंग है, रिस्क आपका क्या हो सकता है? आपसे पे आउट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल क्योंकि इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है तो फुल कंट्रोल है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कैसे भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि ओनर और बिजनेस सेम माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ओनर और बिजनेस सेम माने जाते हैं। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी है कि जब बिजनेस, अगर सपोज करो ये मर गया राम के मरते ही आपका क्या होगा? बिजनेस ख़त्म, बिजनेस को आगे कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी इसका एक फीचर है। तो ये था फीचर्स ऑफ द सोल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ सोशल प्रोप्राइटरशिप। अभी लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप देखे थे, जिसने नहीं देखे हों वो देख सकता है, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट्स जो होगा वो आपका होगा ये कि
आपका बिजनेस क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि एक पर्सन का है, मेरा है, राम का है, तो राम की मर्जी होगी। तो राम कहेगा आज 200 यूनिट मंगा दो, तुरंत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, इजी, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना है और आपको सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इजी फॉर्मेशन है, ज़्यादा आपको करना नहीं है। और क्लोज़ करना भी आसान है। जैसे कि सपोज़ करो प्रॉफिट नहीं हो रहा है या राम का मन नहीं है अब बिज़नेस कंटिन्यू करने का, तो आसानी से वो कह सकता है कि भाई बिज़नेस बंद कर दो, अब बिज़नेस मुझे नहीं करना। तो इजी फॉर्मेशन भी है। नेक्स्ट आता है आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें उसका जैसा डिसीज़न चाहता है वैसा ले सकता है, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो मतलब जो भी होगा उसी का होगा। मतलब अगर दिन रात मेहनत कर रहा है तो भी उसी का होगा, ऐसा नहीं है उसकी मेहनत असफल हो जाएगी। तो सारा बिजनेस किसका होगा, राम का। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे ये क्या है आपका कंट्रोल। तो आपका यहाँ पे कंट्रोल क्या होगा, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होगी, क्यों? क्योंकि इसको कौन मेंटेन कर रहा है, एक पर्सन। अब राम है तो राम किसी को जाके नहीं बताएगा भाई मेरी बिजनेस में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो राम की सारी सीक्रेट किसके होंगे, राम के पास। तो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी को नहीं बता सकता, तो सारे सीक्रेट राम के हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंसेंटिव। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन किसके हैं, राम के। तो राम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, राम के पास। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव। देखो प्रॉफिट होगा तो राम का, लॉस होगा तो राम का। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो राम का मन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लूँ, तो उतना ही बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो प्रॉफिट इसके लिए इंसेंटिव का काम करेगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल टच। अब देखो राम का बिहेवियर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उससे का क्या होगा, बिजनेस से होगा। जैसे आप देखते होंगे आपके पास कितने सारे जनरल स्टोर होंगे, पर आप जाते किससे होंगे, जिससे आपकी बॉन्डिंग होगी, जिससे आपका बिहेवियर अच्छा लगता होगा कि ये सॉफ्ट स्पोकन है, ये अच्छे से बात करता है, इसके पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आता है डीमेरिट। डीमेरिट्स में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो राम का अगर घर भी है बेचारे का, वो भी बिक जाएगा अगर वो लॉस में चला गया, उधार बहुत ज़्यादा हो गया बिजनेस का, तो बेचारे की पर्सनल प्रॉपर्टी चली जाएगी। नेक्स्ट कहता है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। अब ज़रूरी नहीं राम हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे मैनेजर एबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है और मैनेजर एबिलिटी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस भी गिर जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर क्या होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो, कि जैसे सपोज़ करो राम की तबीयत ख़राब हो गई तो दुकान नहीं खुलेगी, राम को कुछ हो गया तो बिज़नेस ख़त्म, बिज़नेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी ऑन ओनर। डिपेंडेंसी ऑन ओनर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ओनर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ओनर ही चलाएगा। जैसे कि ओनर नहीं होगा तो वो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है ओनर के ऊपर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, ओनर के ऊपर सारी। मतलब उसको पर्सनल प्रॉब्लम भी फेस करनी है और यहाँ पे बिज़नेस की प्रॉब्लम भी फेस करनी है। तो उसकी जो मिस्टेक होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर वो ओवर बर्डन होता चला जाता है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको डाउट है यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बिजनेस चैप्टर 2 क्लास 11th का उसका नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली। इसमें क्या होता है कि जैसे फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली तो सभी को पता होगी, जिसके घर में सब एक साथ रहते हैं, दादा दादी सब। तो वो फैमिली अगर कोई बिज़नेस करती है तो उस बिज़नेस को कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिज़नेस होता है किसके एक्ट के द्वारा खोल सकते हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा आप बिज़नेस को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो हिंदू सक्सेशन के द्वारा आप बिज़नेस को क्या कर सकते हो, ओपन। अब इसमें क्या होता है कि एक वर्ड आता है कर्ता। कर्ता क्या होता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली, जो भी हेड होगा, जैसे दादा हेड हैं या फिर ताऊ जी हेड हैं, कोई भी हेड है, जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता, कर्ता ऑफ द फैमिली। बाकी के सारे क्या हो जाते हैं, को पार्टनर, मतलब को पार्टनर्स हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो को पेरेंशियर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो
उसके साथ आपका ये होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेल की ज़रूरत होती है। कितने की ज़रूरत होती है? 2 मेल की, प्रेजेंस ऑफ 2 मेल। और इनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब पूर्वजनों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दादा दादा परदादा उन सब की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाते हैं इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस पे। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन किसके द्वारा कर सकते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी, कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है इसमें, अनलिमिटेड, बाकी क्या होती है, लिमिटेड। मतलब को पेरेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि चाचा ताऊ आपके जो भी हैं, तो वो सारे आपके को पेरेंट्स हैं। इनकी लायबिलिटी क्या होगी, आपकी क्या हो रहती है कि जैसे कि आपको इस पिक्चर में दे रखा है, ये हेड ऑफ़ द फैमिली है, इनका नाम दे देते हैं हम दादाजी, ठीक है। ये बड़ा बेटा जिसको रामू बोल दो, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ये इन दोनों की क्या है, वाइफ है। तो अब इसमें ये कर्ता, हेड ऑफ़ द फैमिली कौन हो गया, कर्ता। कर्ता दादा जो हैं, ठीक है। तो कर्ता की अनलिमिटेड होगी, मतलब अगर कर्ता के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी ना, वो क्या की जाती हैं, सील की जा सकती हैं अगर लोन रीपे नहीं है। बट अगर घनश्याम राम श्याम के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको आप सील नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो ये होता है। दूसरा कंट्रोल। कंट्रोल इसको कौन कर सकता है, हेड ऑफ़ द फैमिली, कर्ता। कर्ता ही कंट्रोल कर सकता है, कर्ता के अलावा इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, अगर इसकी डेथ हो जाती है आपके दादाजी की, तो इसका जो बेटा है राम, पहला राम क्या कर सकता है, टेक ओवर करेगा। तो पहला बड़ा ही बेटा ले सकता है, ये नहीं कि छोटा बेटा ले लेगा। हमेशा एल्डर मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली उसका नया पोजीशन ले सकता है, तो वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा। और दूसरा इसमें आपके पास आता है कि माइनर। अब देखो, जैसे कि इनका बेटा हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपका ये माइनर बेटा दिया है, तो माइनर भी क्या हो सकता है, पार्टनर हो सकता है इन जॉइंट हिंदू फैमिली। पैदा होते ही उसको जॉइंट हिंदू फैमिली का वो मेंबर बन जाता है, जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ मेंबर। तो यहाँ पे ना कोई भी लिमिट नहीं है कि नंबर की आपकी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे नो लिमिट है। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी नहीं है कि आप करवाओ, बिना करवाए भी चल सकता है कि आपका 100% रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में करवाओ, इट्स ओके। नहीं भी करवाते तो भी इट्स ओके। तो आपका जो परम्परा जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जय श्री राधे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स पहला क्या है, देखो एक ही डिसीजन मेकिंग पावर है, तो एक के राम इनके दादाजी के हाथ में ही पावर है, तो फटाफट डिसीजन ले लेंगे। कहेंगे भाई 10 बोरी क्या मंगा दो, गेहूँ मंगा दो, तो इनका डिसीजन क्या होगा, फास्ट होगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। दूसरा कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की। लायबिलिटी की अगर देखो, जैसे बिज़नेस चलाना है, इनको पता है मेरी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बट मेरे जो बाकी के बेटे हैं, जैसे ये 3 हैं, ठीक है, राम श्याम घनश्याम, तो इन तीनों की लिमिटेड लायबिलिटी, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो इनके नाम पे ले सकते हैं, तो ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा कंटिन्यूटी, अगर इन केस इनको कुछ भी हो जाता है दादाजी को, तो राम क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। अगर राम को भी कुछ हो जाएगा तो श्याम टेक ओवर कर सकता है, और श्याम को भी कुछ हो जाएगा तो घनश्याम टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका आपका बेटर कॉपरेशन, क्योंकि फैमिली मेम्बर होते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे कॉपरेशन आपका क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई करोगे, एक दूसरे से आर्ग्यू करोगे, यहाँ पे स्मूथ रनिंग हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, बड़ा होता है, और एक दूसरे के लिए आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हो, समझ पाते हो, वीकनेस इम्पोर्टेंस सब आपको एक दूसरे की अच्छे से पता होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डीमैरिड, और इसमें आपके साथ लिखा है कि अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप होती है,
आपस में बहुत भरोसा होता है, इसी वजह से ये बिल्डअप होती है और ये साथ में ही ग्रोथ करते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आता है डीमेरिट, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। डीमेरिट्स इसका क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि फैमिली है तो जो रिसोर्सेज होंगे एक फैमिली के पास वो ही रिसोर्सेज होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड रिसोर्स का एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, सुपरमेंसी ऑफ कर्ता, कर्ता को क्या माना जाता है कि भाई यही है जो है, पावर किसके हाथ में, इसमें। तो ये क्या कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, कभी कह देंगे नहीं आप गलत हो, तो ये इग्नोर भी कर दे के बात मानने से कहते हैं नहीं मैं हमेशा सही रहता हूँ। तो ये वाला अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है कर्ता। अब बाकी के 3 क्या सोचते हैं, उनके अंदर इन्फेरिटी आ जाएगी, वो कहेंगे यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो बिज़नेस में कुछ समझा ही नहीं जाता। तो ये वाली एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसका डीमेरिट बन जाता है। नेक्स्ट कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो कर्ता अपने नाम पे तो कुछ रख नहीं सकता, और बाई चांस जो भी रखेगा तो उसको क्या है, लोन रीपे करना पड़ेगा, उसी में से उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ जाएगा। तो ये भी एक को इनके पास क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा आता है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेड मैनेजर स्किल। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स क्यों, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली यही है, तो लिमिटेड मैनेजर स्किल। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारा ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ एक्सपीरियंस हो सकता है, बट ये हर फील्ड में अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है कि इनको फाइनेंस की भी नॉलेज हो, मार्केटिंग की भी नॉलेज हो, प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो, तो सारी नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजर स्किल्स एक पर्सन के अंदर क्या है, कम हो सकते हैं, तो ये इसका क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज। तो इसी के साथ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होते हैं। एक दैट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, टाइप पार्टनर्स मतलब कुछ पार्टनर्स हमारे एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, कुछ हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या है, जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, जिसमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी बहुत ध्यान देंगे, प्रॉफिट शेयर्स मिलेगा ही मिलेगा, और लायबिलिटी इनकी क्या होती है, अनलिमिटेड, मतलब इनका बिज़नेस से भी लिया जा सकता है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल तो देते हैं बट बिज़नेस में इनिशिएटिव नहीं लेते, मतलब बिज़नेस के ऑपरेशन में उनका कोई डीलिंग नहीं होता, तो बिज़नेस के ऑपरेशन से वो काफ़ी दूर रहते हैं। दूसरा, प्रॉफिट लॉस इनका शेयर रहता है, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, जो बिज़नेस के पीछे, मतलब जिस बिज़नेस के पीछे होता है, जो मतलब लोगों को दिखता नहीं है कि पार्टनर है, बट वो पार्टनर होता है एक्चुअली में, तो उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में इनिशिएटिव लेता है, शेयर प्रॉफिट भी होता है, और इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है नॉमिनल। नॉमिनल ना कैपिटल देता है ना कुछ देता, बस इसका क्या होता है, प्रॉफिट शेयर। क्या होता है, प्रॉफिट शेयर्स। प्रॉफिट शेयर्स इसका चलता है। तो जर्नली ये डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट शेयर लॉस भी जर्नली नहीं करता, बट मोस्टली जर्नली नहीं करता, बट कहीं रेयर केसेस में पॉसिबल है, अगर उसके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है या किसी भी अदर उसमें लिखा हुआ है तो, ठीक है, वो आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, जैसे कि माइनर पार्टनर हो गया, कि भाई जो पार्टनर था वो चला गया, माइनर पार्टनर बन गया या कुछ भी हुआ, तो उसको हम पार्टनर बाय एस्टॉपल कहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि समटाइम्स के लिए, जैसे थोड़े समय के लिए कोई बन गया या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनर बन गया, तो उसको पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कितने तरीके की होती है, पार्टनरशिप डीड को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल की 2 पर्सन जब तक चाहते हैं कि पार्टनरशिप बन के काम करे, वो क्या होगा, पार्टनरशिप एट विल, मतलब उनकी इच्छा के ऊपर, और उन्हीं की इच्छा के ऊपर वो पार्टनरशिप क्या होगी, टूट जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आई, किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आ रही है, या फिर वो किसी डिज़ोल्व हो रही है प्रोजेक्ट पे कंप्लीट टाइम के ड्यूरेशन पे 10 साल बाद, या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब डिज़ोल्व हो रही है, तो वो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप, ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आपके पास आता है
इसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में बांटा गया, दैट इज़ योर जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग करने होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पार्टनर्स आए, ठीक है, पार्टनर्स आके क्या है उनके साथ आपने कर दिया, और उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि नॉर्मल आप जो पार्टनरशिप एक्ट में जाकर रजिस्टर करवाओगे तो वहाँ से आपको पार्टनरशिप क्या मिलेगी, अनलिमिटेड ही मिलेगी, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। और इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप करवाओ ना भी करवाओ, मतलब दो दोस्त बन के बिजनेस चला रहे हैं तो वो जर्नल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और इसमें लायबिलिटी पार्टनर की क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, जिसको आज की डेट में बोला जाता है LLP, मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसको हम कहते हैं जिसमें आपकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अनलिमिटेड पार्टनर डू द पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट एक्ट नॉट बाइंडिंग। और देखो जो भी पार्टनर है ना, उनको कहीं पे भी फोर्स नहीं किया कि आप जाके बाइंड हो, आप जाके पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में करो। सेम फीचर्स रहेंगे जैसा आप अदर पार्टनर है, पर इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। और इसका एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि पर्सनल प्रॉपर आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। तो ये था इसका रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट आपके पास आती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि हम क्या करते हैं, बनाते हैं जब पार्टनरशिप बनाने जा रहे होते हैं। तो रिटर्न एग्रीमेंट में आप क्या बनाओगे, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नेचर जो भी है, फिर कंपनी का नेम, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लिखोगे, उसके कुछ क्लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी बातें। फिर उसके बाद उसमें क्या लिख के दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपका कमीशन, सैलरी अगर कुछ मिल रहा है तो, और इसमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग अगर आपका कुछ हो रहा है तो, ठीक है। और इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने लंबे समय तक चलेगा। फिर उसके बाद इसमें आपका सैलरीज लिखी होंगी अगर पार्टनर्स को मिल रही हैं तो, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी ना, सब किस में लिखी होती हैं, पार्टनरशिप। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कि कुछ लोगों का समूह, जैसे कि ये लगा लो कि राम है, श्याम है, अनीता है, विश्वास है, योगेश है, योगिता है, तो ये सारे मिलके इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का समूह बनाया। पांचों इकट्ठे आए, इन्होंने कहा कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जिसका नाम रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की। इनको किस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट 1912 में इनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी ये क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। किसकी हुई? अपनी मर्जी से आए, इनका कोई मोटिव नहीं था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका सिंगल एजेंडा जो था वो सिंपल ये था कि कैसे भी करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, आपका प्रॉफिट जनरेट की कोई उम्मीद नहीं थी, वेलफेयर की जनरेट की उम्मीद थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा, मेंबर्स का पॉजिटिवनेस होगा, उनको हेल्प करना आपस में। इसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट। महंगाई में नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट पे देनी है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि आपको क्या है, सेविंग और क्रेडिट, सेल्फ रिलायंस, आपस में इकट्ठे एक दूसरे को क्या करना है, सपोर्ट करना है। इनका सोशल वेलफेयर पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेंबर और सोशल वेलफेयर पे फोकस होता है। नेक्स्ट इसका जो आ जाता है, दैट इज़ योर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सबसे पहले वॉलंटरी, अपनी मर्जी से एसोसिएशन हुआ है, आपस के सब मेंबर एक साथ आएँ ताकि एक दूसरे का क्या कर सकें, भला कर सकें। तो ये अपने मर्जी से मेंबरशिप में आए। तो अपनी मर्जी से अगर मेंबरशिप में आए तो इनका सोलो एजेंडा क्या है कि खुद के कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। दूसरा लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि ये क्या है, रजिस्टर हो के आए, क्या है
रजिस्टर हो गए हैं, तो लीगल स्टेटस होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, क्योंकि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई बात नहीं जाएगी, इनके सिर्फ अपने अधिकार तक ही बात रहती है कि जो बिज़नेस का होगा उसी से होगा। नेक्स्ट इसका क्या होता है, डेमोग्राफिक और सेकुलर कंट्रोल। सेकुलर कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको क्या है, डेमोक्रेटिक और सेकुलर इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करेगा, तो वो सारी बातें यहाँ पे क्या होती हैं, वन मैन वन वोट की बात करेगा कि जैसे इक्वालिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर क्या होना चाहिए, इक्वल, मेल और फीमेल में ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सबको इक्वल चांस मिलेगा। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इसका मेन मोटिव क्या रहता है, सर्विस की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्रोवाइड करवाई जाए, सर्विस प्रोवाइड जाए। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले, सबके हित की बात करी जाए, तो वो किस में आ जाता है आपका इक्वल वोटिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला इजी फॉर्मेशन, क्योंकि ये वॉलंटरी है, 10 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का मन किया, कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर दी और वो क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस कैसी है कि इसमें कभी भी कोई भी छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आपको ज़्यादा ऑफिशियल वर्क की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को बुलाओगे तो रजिस्ट्रेशन करके आना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में आप पार्टनर को एडमिट कराओगे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आनी पड़ेंगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी अगर मेंबर बनाना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, इनिशिएट देती है, फंड भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे राम श्याम घनश्याम इन सब ने अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करी तो ये लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कहीं से नहीं लिया जाएगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रीपे कर सकती है वहीं तक है। तो इन पार्टनर्स जो भी मेंबर्स बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी है, हमेशा लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। नेक्स्ट आता है डीमेरिट। डीमेरिट इसके क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला डीमेरिट है कि इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड। जैसे कि 5 लोग आए, 6 लोग आए, 3 लोग आए, 2 लोग आए, तो रिसोर्सेज यहाँ पे ये नहीं है बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रिसोर्सेज आपके क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि आपने कोई अपॉइंट तो किया नहीं है मैनेज करने के लिए, आप खुद ही मैनेज कर रहे हो जो भी है, तो किसी के अंदर स्किल्स हो सकती है, किसी के अंदर स्किल्स ना भी हो। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज़ पे क्या रखती है, नज़र रखती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल भी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्योंकि 4-5 लोग हैं तो सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, सब अपनी अपनी तरह से सलाह देते हैं, तो ये भी एक इसका डिमेरिट है कि यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ओपिनियन। ओपिनियन आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं होते। 5 मेंबर है, 5 अलग अलग चीज़ पे जा सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा अराइज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सीक्रेट नहीं रहती। क्यों, लैक ऑफ सीक्रेसी है, क्योंकि मेंबर्स हैं तो मेंबर्स किसी को भी जाके इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ये वॉलंटरी और सोशल वेलफेयर के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मोटिवेशंस अपनी इंटरनल मोटिवेशन के लिए होते हैं, तो यहाँ पे कोई पर्सन बाहर का आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जैसे प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए एक मोटिवेशन का काम करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रॉफिट एक मोटिवेशन का रोल प्ले नहीं करता, तो यहाँ सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है आपका। जब तक मन है सोसाइटी में चैरिटी करने का, तो वो आपका किस में आ जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ये मोटिवेशन कभी भी डाउन हो सकती है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट पर सेकंड का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कंज्यूमर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट प्रोड्यूसर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग टाइप्स, फार्मर टाइप्स। देखो कंज्यूमर का क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, तो वो एक आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो कंज्यूमर केंद्रीय भंडार रहा, तो जो आपको क्या करती हैं, कंज्यूमर को प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाती हैं, ज़्यादा महंगा इनका प्रोडक्ट नहीं।
रीज़नेबल प्राइस पे क्या करवाती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल कराती हैं कंज्यूमर को, तो वो सोसाइटीज़ क्या कहलाती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्टिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सोसाइटी जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के वेलफेयर के लिए आते हैं, जो प्रोड्यूसर को सपोर्ट करती हैं, जो प्रोड्यूसर को टेक्नोलॉजी देती हैं, जो प्रोड्यूसर को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती हैं टाइम टू टाइम प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो घर में प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे बैंगल्स रहे, डिस्पोजल रहा, तो इनकी मार्केटिंग, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट रहे तो इनकी मार्केटिंग नहीं होती। तो इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक सोसाइटी बनती है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या करते हैं कि कंज्यूमर का जो, प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है जो मार्केट रीच नहीं कर पा रहा, ग्लोबल मार्केट तक नहीं पहुंच रहा, उस तक ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना, सेलिंग करना, प्रमोशन करना, वो सब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है। नेक्स्ट आता है फार्मर। फार्मर का क्या होता है, फार्मर को ये सबसे रीज़नेबल प्राइस पे क्या कराती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल कराती हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस, मिनिमम से मिनिमम रीज़नेबल प्राइस पे क्या है, प्रोडक्ट सीड्स अवेलेबल कराना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराना, वो सारा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। आई होप। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जो एक वॉलंटरी आपकी एग्जीक्यूशंस करी जाती हैं लोगों की, 4-5 लोग मिल के आया, पर ये प्रॉफिट मोटिव रहेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सोशल वेलफेयर के लिए आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट मोटिव। आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट। इनका इनिशिएटिव प्रॉफिट रहता है, इनकी ओनरशिप होती है और ये आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आपको यहाँ पे कैटेगराइज की गई है, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आपकी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल होता है। जैसे कि रिलायंस अलग है, अंबानी अलग है, तो रिलायंस और अंबानी दोनों अलग अलग हैं। तो अंबानी रियल पर्सन है, पर रिलायंस आपका क्या है, आर्टिफिशियल। तो फेस वैल्यू अगर आप रिलायंस की करोगे तो कौन याद आएगा, अंबानी। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेक्स्ट आता है प्रीपेक्चुअल सक्सेशन, मतलब यहाँ पे आपका सक्सेशन, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, मतलब यहाँ पे ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बिज़नेस नेवर एंडेड पे होता है। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे मेंबर, जॉइंट स्टॉक मेंबर अलग होते हैं, मतलब जॉइंट स्टॉक में जितने भी मेंबर हैं और वहाँ पे आपका क्या होगा, कंपनी अलग होगी। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मेशन, इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हो तभी आपको क्या है, फॉर्मेशन कर पाते हो। नेक्स्ट आता है सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे ओनर अलग होते हैं, कंट्रोल अलग होता है, मतलब मैनेजमेंट अलग होगा जो मैनेज कर रहा होगा, और ओनर्स, यहाँ पे ओनरशिप अलग अलग होगा। यहाँ पे कॉमन सील होती है, हर कंपनी की एक क्या होती है, कॉमन सील होती है, जो टाइम टू टाइम आपके लीगल एविडेंस, लीगल डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी आपका जो होता है वो कंपनी से पे आउट होगी। नेक्स्ट आपके पास जो आता है रिस्क बियरिंग इन द सेंस कि यहाँ पे रिस्क किसका होगा, शेयर होल्डर्स का, जिसने पैसा कंपनी में लगाया उसका होगा, शेयर होल्डर्स का। तो अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर का, अगर लॉस होगा तो भी शेयर होल्डर का। तो यहाँ पे कॉमन सील याद रखना, कॉमन सील एक स्टैम्प की तरह होती है जो कंपनी की पेपर्स पे लगाई जाती है, और जो लोगो अलग होता है, कॉमन सील अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ओनर, जैसे रिलायंस की, अगर अंबानी की बात की जाएगी तो अंबानी की लायबिलिटी अलग होंगी और रिलायंस की लायबिलिटी क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। अगर पे आउट की जाएगी तो रिलायंस से ही की जाएगी, अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग किसका है, सारा की सारा अंबानी का, किसी और का तो है नहीं। तो मेजर, अगर उसमें किसी और ने भी पैसे लगाए, जैसे शेयर होल्डर, मैंने लगा दिया, आपने लगा दिया, तो भी रिस्क हमारा ही होगा, प्रॉफिट होगा तो भी हमारा और लॉस होगा तो भी हमारा। ये था फीचर्स ऑफ द जॉइंट